नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। इसमें हमारे कक्षा 10 का पार्ट 6 चल रहा है, जिसको हम बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप और एकदम सिंपल भाषा में, जैसा अपन कहें कि बिल्कुल जो हम एक तरह से गांव के माहौल में भी और एक मिडिल स्तर पर हम इसको समझ सकें, उस स्तर पर लेकर चल रहे हैं। तो इसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण अपचयन, उसके टाइप्स, और उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन पिछले वीडियो में। इनकी लिंक भी मैं आपको वीडियो में दे दूंगा या फिर चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं और आराम से सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे इसमें कैटेलाइज्ड, और आज अपना यूनिट पूरा होने वाला है। तो कैटेलाइज्ड या उत्प्रेरक होते क्या हैं? तो ये किसी रिएक्टेंट के साथ में प्रेजेंट तो रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, और उसके स्पीड को बूस्ट करने का काम करते हैं या फिर स्पीड को डाउन करने का काम करते हैं। तो लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये रहती है, हम कह सकते हैं कि स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। भाई हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी मदद पूरी करेंगे, लेकिन जैसे बहुत से प्रमोटर होते हैं ना, उसी तरह से ये रिएक्शन को प्रमोट तो करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास है KClO3। अब इसको MnO2 की प्रेजेंस में जब हम गर्म करते हैं, ये साइन है हमारा गर्म करने का। जब इसको गर्म करते हैं तो ये KCl में पोटेशियम क्लोरेट में अपने आप टूट जाएगा, लेकिन MnO2 पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी प्रेजेंस ही इसके टूटने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और साथ में 3 ऑक्सीजन के अणु भी ये निकाल देगा। इसी तरह का कुछ हमारे जो ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से घी बनाते हैं या फिर डालडा वगैरह, जो भी आप जानते हैं, जो वनस्पति घी बनता है, उसके लिए इस तरह की अभिक्रियाएं काम में आती है। आगे उसको भी देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम क्लोराइड है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में कम ताप पर ही टूटने लग जाता है, और उसमें MnO2 हमें मिल गया, MnO2 अलग रह जाएगा और बाकी KCl और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। अब हम इनके थोड़ा टाइप देखेंगे। टाइप ऑफ कैटालिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, कि इनकी स्टेट के आधार पर, जैसे हमारी रिएक्शन हो रही है तो वो जब लिक्विड में है उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और साथ में जो हमारा कैटालाइस्ट है, उत्प्रेरक है, वो भी उसी स्टेज में है, तो इनकी स्टेट सेम है। तो उसके लिए पहली कंडीशन हो रही है हमारे समांगी उत्प्रेरक, यानी होमोजीनियस, जिसमें हम कह सकते हैं जिनकी क्रिया हो रही है अभिकारक हैं, उनकी स्टेज, कैटालाइस्ट की या उत्प्रेरक की स्टेज और प्रोडक्ट की स्टेज तीनों ही इक्वल हैं। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास मेथिल एसीटेट, जो लिक्विड में है, और इसके साथ में H2O, ये भी लिक्विड में है, और इसमें जो हम HCl यूज़ कर रहे हैं उत्प्रेरक के रूप में, ये इसमें उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कैटालाइस्ट का। ये भी हमारा एक्वस है, यानी जलीय विलयन के रूप में है, यानी कह सकते हैं हम इसको थोड़ा सा हमने डाइल्यूट किया हुआ है। और इसकी रिएक्शन के बाद, हालांकि ये इसमें कोई प्रभावित नहीं होगा, हम जानते हैं इस बात को, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा, वो भी हमारा एक्वस होगा, और मेथनॉल जो प्राप्त होगा वो भी हमारा एक्वस होगा। यानी ये सारी समीकरण एक तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल ही लिक्विड रूप में होगी पूरी की पूरी, और उनकी सबकी स्टेज सेम रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैस है, इसमें यहाँ पर मार्क किया हुआ है हमने, ये गैसीय स्टेज में है। इसकी ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराते हैं NO गैस की प्रेजेंस में, तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, वो भी गैस है। तो हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं सारी की सारी स्टेज गैसीय कंडीशन में है। फिर हम देखते हैं इसका सेकंड टाइप, विषमांगी उत्प्रेरक, यानी हेटेरोजीनियस, जिसमें उनकी स्टेज अलग हो सकती है। हो सकता है जो हमारा उत्प्रेरक है उसकी स्टेज अलग हो, और जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी स्टेज अलग हो, या फिर रिएक्टेंट की स्टेज अलग हो। अब जैसे हम देखिए, नाइट्रोजन गैस होती है और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस है, और ये दोनों ही क्या है, हमारे
एक तरह से अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं। और ये Fe जो कि सॉलिड है, Fe सॉलिड है, इसकी प्रेजेंस में ये उत्प्रेरक का काम करेगा, कैटेलाइस्ट का। तो इसकी प्रेजेंस में ये हमें प्राप्त होगी NH3 या अमोनिया जो गैस होगी। इधर ये गैस है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कैटेलाइस्ट है वो सॉलिड है, और ये यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है, वो हमारा गैसीय स्टेज में है। इसी तरह से जैसा हमने शुरू में बात की थी कि हमारे जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं लिक्विड स्टेज में होते हैं। आप भी जानते हो हमारे जो जितने भी वेजिटेबल ऑयल है, सरसों का तेल है या फिर सोयाबीन का तेल है या फिर और भी जितने भी सारे हैं, तारा मीरा वगैरह के, ये सब क्या हैं, एक तरह से हम इनको कह सकते हैं ये लिक्विड में होते हैं। इनमें जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, यानी हम बात कर रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरक की, तो ये लिक्विड है, और अगला इसमें गैसीय स्टेज में है हाइड्रोजन, जिसको हम निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसका अभिक्रिया करवाते हैं। उस स्टेज में क्या हुआ, निकल हमारे हम जानते हैं निकल कैसी होगी, निकल धातु है तो वो सॉलिड स्टेज में होगा। अब सॉलिड स्टेज में है, लेकिन इससे जब प्रोडक्ट मिलेगा, हालांकि निकल इसमें उत्प्रेरक है तो ये बिल्कुल कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, केवल इसकी प्रेजेंस होती है जरूरी। तो ये हमारा वेजिटेबल घी हमें प्राप्त हो जाएगा, जो लगभग सॉलिड होगा, थोड़ा सा सॉलिड होता है, जो तेल की तुलना में जैसे हम कह सकते हैं इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो अब इसका हम अगली स्टेज देखते हैं, इसमें इसका सेकंड टाइप देखेंगे हम। ये अभी हमने फर्स्ट टाइप देखा है इसका, अब हम इसका सेकंड टाइप देखेंगे। आप इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्रिया के आधार पर या टाइप ऑफ कैटलाइस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, या क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार, जिसमें हम देखेंगे धनात्मक उत्प्रेरक कौन से हैं, यानी कि पॉजिटिव कैटलाइस्ट। जैसे हमने KClO3 की रिएक्शन जब हम प्रेजेंस में कराते हैं, इसको गर्म करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में, तो हमें KCl प्लस ऑक्सीजन के 3 अणु मिलते हैं। अब ये वो कंडीशन है जिसमें ये रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऋणात्मक या नेगेटिव कैटलाइस्ट होते हैं, जो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसमें यदि हम ग्लिसरॉल मिला दें, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में कराएं, तो इसमें एक कंडीशन क्या होगी कि ये H2O प्लस O2 में टूटेगा तो सही, लेकिन इसकी जो रिएक्शन की दर है वो काफ़ी कम हो जाएगी, यानी कि सूक्ष्म मात्रा में ग्लिसरॉल मिला देने से भी ये धीमा पड़ जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक हमारे एग्जाम्पल और आता है कि जब हम जैसे 2CHCl3 बिल्कुल ही वेल नोन है, ये क्लोरोफार्म होता है, इसके साथ में जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम C2H5OH मिला देते हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, तो उससे क्या होगा, इसमें फॉस्जीन गैस बनेगी जिसको हम कहेंगे COCl2, और इसके साथ में बनेगा 2HCl। तो ये क्या है, अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे कि ये ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस बनेगी फॉस्जीन, क्योंकि ये वायु में स्वतः ही ऑक्सीकृत होगा और फॉस्जीन गैस बनेगी। तो इसको धीमा करने के लिए हम C2H5OH इसमें मिला देते हैं, जिससे ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं धीमी हो जाती है, यानी अभिक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो घट जाती है। अगर हम इसको खुले में रखेंगे क्लोरोफॉर्म को, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये फॉस्जीन गैस बनेगी और जहरीली होती है, इसलिए इसको एथेनॉल के साथ में, एथिल अल्कोहल के साथ में मिलाकर रखा जाता है, जिससे ये रिएक्शन की दर काफ़ी कम हो जाती है। अब हम देखते हैं इसमें तीसरा प्रकार होता है ऑटो कैटलाइस्ट या स्वतः उत्प्रेरक, यानी उसका जो प्रोडक्ट होगा वही अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे हमारे पास है एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, इसके साथ में जब जल को मिलाया जाता है तो इसकी अभिक्रिया से हमें एसिटिक अम्ल CH3COOH
और साथ में मिलेगा C2H5OH। लेकिन ये जो एसिटिक अम्ल होता है जैसे ही बनना शुरू होता है, इनिशियल स्टेज में अभिक्रिया की दर कम रहेगी, लेकिन जैसे ही इसमें एसिटिक अम्ल बनेगा अभिक्रिया की दर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी और लास्ट में बहुत जल्दी से अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कि ये एसिटिक अम्ल इसमें स्वतः उत्प्रेरक का काम करेगा। अब इसमें हम सेकेंड टाइप देखें। ये तो सारे थे हमारे जो केमिकल की वजह से हैं। अब जैव उत्प्रेरक या बायोकैटालाइस्ट की हम बात करें तो इनमें जैसे कुछ एंजाइम भी होते हैं जिनको हम साधारणतः क्या एंजाइम क्या जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, जो भिन्न भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को विशिष्ट होते हैं। अब जैसे हम जैव उत्प्रेरक में देखते हैं कि हमारे यूरिया होता है जो NH2CONH2, इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह जानते हैं सभी, NH2CONH2। पौधों के लिए तो ये लाभदायक है, लेकिन हमारे शरीर में यूरिया काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ में जब पानी मिलाया जाता है और इसमें प्रेजेंस क्या रहेगी, किसकी प्रेजेंस में, इसमें प्रेजेंस रहेगी यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति रहेगी। अब यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं यूरिया की तुलना में अमोनिया क्या है, थोड़ा पानी में घुलनशील है, तो ये 2NH3 यानी अमोनिया में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा CO2। इस वजह ये थोड़ा कम विषैला हो जाएगा। तो इस तरह से फिर ये आता है, इसमें भी दो प्रकार आएंगे। पहला आएगा हमारा उत्प्रेरक वर्धक, यानी कि रिएक्शन को बढ़ाने वाला जैव उत्प्रेरक कौन सा है, जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन है, इसके साथ में हाइड्रोजन की अभिक्रिया Fe और MO आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में जब ये कराई जाती है तो इसमें मोलिब्डेनम चूर्ण लेंगे और उत्प्रेरक होगा Fe आयरन, तो क्रियाशीलता को बढ़ा देगा और अधिक। इसी तरह से हम एक सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं कि हम वेजिटेबल ऑयल है जिसको हाइड्रोजनीकरण करते हैं जिसका, और हम डालडा बनाते हैं, उसको निकल और कॉपर दोनों की प्रेजेंस में, यहाँ पर निकल की प्रेजेंस तो जरूरी है लेकिन कॉपर इसको और थोड़ा सा बूस्ट करेगा और ये जल्दी से वेजिटेबल घी में चेंज हो जाएगा। फिर आता है हमारा सेकंड टाइप उत्प्रेरक विष, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं जिससे स्पीड डाउन हो जाती है। अब ये हमारे पास है जैसे नाइट्रोजन और 3H2, हालांकि यही वाला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर तो ये मोलिब्डेनम इसमें जब मिक्स किया जा रहा था आयरन के साथ में, इसका चूर्ण मिक्स किया जा रहा था, तो ये बूस्ट हो रही थी, स्पीड अप हो रही थी, यानी इसकी स्पीड बढ़ रही थी। लेकिन अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दी जाए थोड़ी सी भी तो ये अभिक्रिया धीमी हो जाएगी। अमोनिया बनेगा लेकिन बहुत ही धीमी दर से बनेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इनके प्रकार हैं जो इन अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अब आगे हम देखते हैं इस बिल्कुल वीडियो के अंत में उत्प्रेरक के गुण कौन कौन से हैं, जिनमें हमें केवल ये समझना है कि उत्प्रेरक सबसे पहला विशिष्ट गुण तो उत्प्रेरक का रहेगा कि इनका वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन इनके रासायनिक संगठन और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं इसके उत्प्रेरक के गुण की कि इनकी सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हमें करानी है थोड़ी सी और ढेर सारा हमें कैटालाइज चाहिए होगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही कम मात्रा, जिसको हम कह सकते हैं सूक्ष्म मात्रा के रूप में भी ये इनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। सूक्ष्म मात्रा में ही इनकी उपस्थिति जरूरी है। इनके दूसरा रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि ये अपने आप को बिल्कुल ही प्योर बनाए रखते हैं। जैसा मेंडल के नियम पढ़े थे ना हमने गैमेट्स के बारे में, जिसमें वो अपनी पूरा का पूरा लक्षण नेक्स्ट जनरेशन तक बनाए रखते हैं, उसी तरह कैटालाइस्ट हैं ये भी अपने बिल्कुल गुणों को बनाए रखते हैं। तीसरा इसका हम गुण की बात करें तो अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, तो ये विशिष्ट होते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए जैसे हमने सब में देखा है कि विशिष्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दूसरा
उसकी जगह काम में आ सकता हो। जैसे यहाँ पर ग्लिसरॉल है, यहाँ पर MnO2 है। तो इसी तरह से ये विशेष होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसमें देखा इस अभिक्रिया में कि एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है। इसी तरह से फिर इसमें उत्प्रेरक के गुण में हम बात करें तो अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है कोई भेदभाव करते हों। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि निश्चित ताप पर ही इनकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती है, ताप बदलने पर क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर।